जय हो। हम सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध महान सम्राट विक्रमादित्य का जीवन, उसके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्रसंग जिनसे ना सिर्फ हमें रोचकता प्रतीत होती है, इसी के साथ साथ हमें उनके जीवन प्रसंगों से कुछ ज्ञान की, शिक्षा की बातें भी समझ आती है और उन महान सम्राट में कितने गुण समाहित थे उनका भी प्रस्तुतिकरण हो पाता है। उन्हीं सम्राट के जीवन प्रसंग का एक सबसे इंटरेस्टिंग प्रसंग, जब उनका पुत्र देव कुमार उनकी ही नगरी अवंती में चोर बनकर आता है। चोर बनकर अपने कर्तव्य दिखाना चाहता है अपने पिता को, सीधे सीधे रूप में अपने पिता से मिलना नहीं चाहता और इसी कारण नगर में चोर के रूप में रहकर वह राज दरबार के बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों का धन हरण करता है और उन्हें चोरी के द्वारा ठग लेता है। इसी कड़ी में अब तक वह महामात्य बुद्धि सागर को और जो असुर अग्नि वेताल है उसको भी परास्त कर चुका है। जब सारे ही बड़े बड़े लोग उस चोर के आगे हार चुके हैं, तब ऐसे में महान सम्राट विक्रमादित्य स्वयं सामने आते हैं और अपने मंत्रियों के समक्ष प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि मंत्रीश्वर, अब मैं स्वयं उस चोर को पकड़ने के लिए जाऊंगा और साथ ही यह प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि 3 दिन के भीतर उस चोर को नहीं पकड़ सका तो 8 करोड़ द्रव्य का दान कर दूंगा। इस तरह प्रतिज्ञा करने के उपरांत सम्राट विक्रमादित्य हाथ में अपनी तलवार लेकर अवंती नगरी की गलियों में घूमने लगे। इधर देव कुमार, जो कि चोर के रूप में उसी नगर की काली वेश्या के यहाँ पर आश्रय लेकर के ठहरा हुआ है, काली वेश्या उस चोर को इन सब समाचारों से अवगत कराते हुए कहती है, चोर शिरोमणि, तुम अग्नि वेताल की पकड़ से तो बच गए, किंतु अब तुम्हें पकड़ने के लिए राजा ने प्रतिज्ञा की है और हमारे सम्राट विक्रमादित्य ऐसे महान पराक्रमी हैं कि देवों और असुरों से भी न जीते जा सकने वाले महान पराक्रमी खप्पड़ चोर को भी उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया था। उन सम्राट विक्रमादित्य ने तुम्हें पकड़ने की प्रतिज्ञा की है, अब तुम उनकी पकड़ से बच पाओ ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और फिर जब तुम्हारी खोज करते करते राजा यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हम दोनों का ही अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि दुष्टों का दमन करने में और सज्जनों का सम्मान करने में राजा बहुत समर्थ है और जब राजा क्रोधित हो जाते हैं तो क्रुद्ध राजा के क्रोध का निवारण फिर कोई नहीं कर सकता। इस तरह काली वेश्या भयभीत हो रही थी, क्योंकि अब उस चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा स्वयं सम्राट विक्रमादित्य ने जो कर ली है। लेकिन काली वेश्या की यह बात सुनकर देव कुमार रूपी चोर ने कहा, सुलोचने, तुम बार बार संकल्प विकल्प क्यों करती हो? तुम हर बार इसी तरह भयभीत हुई हो और हर बार मैंने तुम्हें निर्भय किया है। अब मेरे चमत्कार प्रदर्शन की यह अंतिम बारी है। मैं भी यही चाहता था कि राजा स्वयं मैदान में आए। बस राजा को परास्त करने के बाद मुझे फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यह मेरा अंतिम चमत्कार प्रदर्शन होगा। इसके पश्चात मैं स्वयं अपनी ओर से भी राजा से मिलूंगा और तुम्हें भी मिलवाऊंगा। काली वेश्या वैसे ही बहुत भयभीत थी कि सम्राट विक्रमादित्य अब इस चोर को पकड़ने वाले हैं और अब चोर की ये बातें सुनकर मानो किसी ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया हो। वह पहले ही भयभीत हो रही थी, कांप रही थी भय से, और जब देव कुमार रूपी चोर ने कहा कि इस चमत्कार प्रदर्शन के बाद मैं स्वयं तो राजा से मिलूंगा ही, तुमको भी मिलवाऊंगा, ये वाक्य सुनकर तो वह काली वेश्या मानो पत्ते की तरह कांपने लगी और कांपते हुए बोली, चोर शिरोमणि, ऐसा भला कौन मूर्ख होगा जो अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है? तुम स्वयं तो मरोगे ही, मुझे भी अपने साथ में मरवाओगे। फिर कुछ रुककर काली वेश्या कहने लगी, ठीक ही है, इसमें तुम्हारा कोई दोष भी नहीं है। दुरात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने आश्रयदाता को ही संकट में डाल देते हैं। अब देखो ना, कुल्हाड़ी को ही देख लो,
लकड़ी की बेंत पाकर वह समर्थ होती है और फिर समर्थ होने के पश्चात वह लकड़ी को ही काटती है। इसी तरह हाथी जिस पेड़ की छाया तले विश्राम पाता है उसी पेड़ को तहस नहस कर डालता है, नष्ट कर डालता है। दुरात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है। हम भी तो ऐसा ही करते हैं। हम भी जिस वनस्पति का सहायता पाकर के अपना भोजन ग्रहण कर पाते हैं, अपने निवास के लिए आश्रय पाते हैं, अपने पहनने ओढ़ने के लिए वस्त्र पाते हैं, हमारा पूरा जीवन वनस्पति पर आश्रित है। हमारा पूरा जीवन पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति और त्रस्काय, इन सभी 6 काय के सहयोग से संचालित होता है। किंतु हम लोग इन्हीं का कितना अपकार करते हैं। हम लोग इन्हें नष्ट भ्रष्ट करने में ज़रा भी सकुचाते नहीं हैं। हाँ, कभी कभी हमारे भीतर ये ख्याल अवश्य जगता है कि हम जिनका आश्रय पाकर के अपना ये जीवन सुचारू रूप से चला रहे हैं, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। हमें इस प्रकृति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। एक आध दिन कभी वर्ष भर में कोई पर्यावरण दिवस आता है, कोई पृथ्वी दिवस आता है, तो उन दिनों में हमारे भीतर ये चेतना कुछ जागृत हो पाती है और हम भी इस प्रकृति के, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पोषण के लिए ज़रा कुछ योगदान करते हैं, ज़रा कोई छोटा मोटा पौधा लगा लेते हैं। किंतु वर्ष के शेष दिनों में हमारा रवैया वही रहता है जैसा वह काली वेश्या बता रही है। काली वेश्या की बातों में सचमुच बड़ी सच्चाई है और बड़ी ही मार्मिक बातें कह रही है काली वेश्या कि दुरात्माओं का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। इसीलिए तो कहा कि भले ही सब कुछ करो लेकिन दुर्जनों की संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। भले वह दुर्जन कितना ही बड़ा विद्वान भी हो, लेकिन चूंकि उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह जिसका आश्रय लेकर फलता फूलता है, पनपता है, उसी को कष्ट देता है। इसीलिए दुर्जनों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। और मैंने तुम्हें अपने यहाँ आश्रय देकर बहुत बड़ी भूल की है। अब काली वेश्या पछतावा कर रही है, पश्चाताप कर रही है कि मैंने तुम्हें आश्रय दिया, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल हो गई। उस समय तो मैं समझ नहीं पाई, किंतु आज मुझे यह समझ आ रहा है कि मुझे तुम्हें अपने यहाँ आश्रय नहीं देना चाहिए था। काली वेश्या की ये सब बातें सुनकर उस चोर रूपी देवकुमार ने कहा, सुनैने, तुम्हारी कही गई बातों का एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है। तुम्हारी सभी बातें अक्षरशः सत्य है, किंतु तुम जैसा मुझे समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। तुमने मुझे आश्रय देकर के जो मुझ पर उपकार किया है उसे मैं कभी भी नहीं भुलाऊंगा, बल्कि प्रत्युपकार में तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ अवश्य करूँगा। और मेरी चोरियों का उद्देश्य परम सात्विक है। समय से पहले बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब इस समय तो तुम मुझे राजा के पास जाने दो, क्योंकि राजा साहब इस समय मेरी खोज में नगर में घूम रहे हैं। यों कहकर काली वेश्या को आश्वस्त करके देवकुमार अदृश्य होकर के अवंती की गलियों में घूमने लगा। इधर सम्राट विक्रमादित्य भी अपने हाथ में नंगी तलवार लिए अवंती के चौराहे, तिराहे और दुराहों से होते हुए अवंती की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। अदृश्य रूप में देवकुमार नगर में भ्रमण करता हुआ नगर के एक ओर बनी धोबियों की बस्ती के निकट पहुंचा। वहां पर उसने सुना कि राजा का प्रमुख धोबी, निजी उनका जो धोबी है, वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि तुम मुझे प्रातः जल्दी ही जगा देना, क्योंकि मुझे राजा के वस्त्र धोकर के समय से उन्हें देने हैं। इस समय मैं राजा के वस्त्रों की गठरी अपने सिरहाने यानी सिर के नीचे रखकर सो रहा हूँ। सवेरे तुम मुझे बहुत ही जल्दी उठा देना। देवकुमार अदृश्य रूप में धोबी की अपनी पत्नी से हुई वार्तालाप को सुन लेता है और फिर समय का इंतज़ार करता है। जब धोबी निद्राधीन हो गया तो उसने अदृश्य रूप में ही उस धोबी के सिर के नीचे रखी हुई राजा के वस्त्रों की गठरी को उठाया, बस्ती में से एक गधा लिया और चल पड़ा धोबियों के वस्त्र धोने के स्थान पर, जो नगर द्वार के बाहर एक कुआं था, जहां पर राजा का निजी धोबी राजा के वस्त्रों का प्रक्षालन करता था। गधे के ऊपर वस्त्रों की गठरी लाद कर देवकुमार
नगर से होता हुआ उस रात्रि के समय में नगर द्वार पर पहुंचा। उसे देखकर द्वारपाल ने रोक लिया और रोक करके कहा, ए धोबी, राजा का सख्त आदेश है कि इस समय किसी के लिए द्वार न खोले जाए, क्योंकि अभी नगरी में एक बहुत ही दुस्साहसी चोर का आतंक मचा हुआ है। इसीलिए राजा साहब ने कठोर आदेश दे रखा है कि इन दिनों में किसी के भी लिए कोई द्वार नहीं खुलेगा। यदि तुम राजा के वस्त्र धोना चाहते हो तो तुम सवेरे जल्दी यहाँ से चले जाना और दिन के समय में ही वस्त्र धोना। रात्रि के समय में किसी के लिए द्वार नहीं खुलेगा। द्वारपाल की ये बात सुनकर उस चोर रूपी देवकुमार ने द्वारपाल के सामने वहीं पर राजा के वस्त्रों की गठरी खोली और राजा के वस्त्र निकालकर उस द्वारपाल के सामने रख दिए और कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। मैं तो राजा के ये वस्त्र तुम्हारे ही सामने रख कर चला जाता हूँ। राजा के वस्त्र समय पर न धोने के कारण राजा जो दंड देंगे वो तुम ही भुगत लेना। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं तो राजा के वस्त्र तुम्हारे पास ही छोड़कर जाता हूँ। देवकुमार की ये धमकी सुनकर द्वारपाल डर गया और उसने उस धोबी रूपी चोर देवकुमार के लिए द्वार खोल दिया। अब देवकुमार राजा के वस्त्रों की वह गठरी लेकर के कुएं पर पहुंचा। कुएं पर वह जा चुका है और इधर जो वह राजा का निजी धोबी था, उस धोबी की आंख खुली और उसने देखा कि उसके सिर के नीचे रखी राजा के वस्त्रों की पोटली तो गायब है। जैसे ही उसे राजा के वस्त्रों की पोटली कहीं आसपास नजर नहीं आई, वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, अरे अरे, कोई चोर राजा के वस्त्रों की गठरी चुरा कर ले गया है। कोई तो उस चोर को ढूंढो, पकड़ो। अब मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? राजा साहब तो मुझे ही उसका दंड देंगे। धोबी इतने जोर जोर से चीख कर चिल्ला कर ये बातें कह रहा था और संयोग से उस समय सम्राट विक्रमादित्य स्वयं भी उस चोर की खोज में उसी धोबी की बस्ती के निकट से गुजर रहे थे। राजा ने भी उस धोबी का ये चीखना और चिल्लाना सुना, सारी बातें सुनी और उसकी बातें सुनकर राजा ने अपने मन में अनुमान से निश्चय किया कि हो न हो ये वही चोर होना चाहिए जो मेरे वस्त्रों की पोटली इस धोबी के पास से चुरा कर ले गया है। धोबी बनकर के स्वयं उस कुएं के पास में गया होगा। अभी तक तो वह नगर में ही होगा, इसीलिए मैं शीघ्र ही जाऊं और उस चोर को पकड़ लूं। यह सोचकर राजा साहब अपने महलों के पास स्थित अश्वशाला में गए और वहां से उन्होंने अपना घोड़ा लिया। घोड़े पर सवार होकर के वे नगर द्वार पर पहुंचे। नगर द्वार के पास आकर राजा विक्रमादित्य ने द्वारपाल से पूछा, क्या यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर गया है? द्वारपाल ने कहा, हाँ हुजूर, आपका निजी धोबी आपके ज़रूरी कपड़े धोने के लिए कुएं पर गया है। राजा ने द्वार खुलवाया और स्वयं भी उसी के पीछे पीछे धोबी घाट पर जो उनका निश्चित कुआं था उसके करीब पहुंचने लगे। इधर चोर रूपी देवकुमार ने दूर से ही देखा कि सम्राट विक्रमादित्य स्वयं अश्व पर सवार होकर के उसी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। उसने तुरंत एक चाल चली। उसने कुएं के ऊपर ही राजा के वस्त्रों की जो गठरी थी उसको खोला और राजा के वस्त्र बिखेर कर रख दिए और स्वयं ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कुएं के अंदर फेंक दिया और स्वयं एक बड़े से वृक्ष की ओट में जाकर के छुप गया। दूर से अश्व पर आते हुए सम्राट विक्रमादित्य ने देखा कि कोई जोर से उस कुएं के अंदर कूदा है। नज़दीक पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र इधर उधर बिखरे हैं कुएं पर और उन्हें ऐसा लगा कि ये चोर ही इस कुएं के अंदर कूद पड़ा है, क्योंकि उसने जैसे ही मुझे आते हुए देखा होगा तो अपने बचाव हेतु वह कुएं में कूद गया है। इसीलिए तुरंत एक क्षण का भी समय गंवाए बिना सम्राट विक्रमादित्य ने अश्व से नीचे उतरे, अपने तलवार को वहीं पर रखा और अपने वस्त्र और आभूषण भी वहीं उतारे और स्वयं भी उस कुएं में उस चोर की खोज में पीछे कूद पड़े। इधर देवकुमार चोर के रूप में उस धोबी के वेश में जो उस वृक्ष की ओट में छुपा था वह अवसर पाकर के बाहर आया और बाहर आकर के जो राजा ने अपने वस्त्र और आभूषण अभी उतारे थे उनको उन वस्त्रों की गठरी के अंदर समेटा और राजा की तलवार को लिया और राजा के अश्व पर सवार होकर के नगर द्वार पर पहुंच गया।
नगर द्वार पर पहुंचकर अब देवकुमार द्वारपाल को आदेश देता है, द्वार खोलो। द्वारपाल ने देखा कि ये तो सम्राट विक्रमादित्य है जो अभी अभी चोर की खोज में यहाँ से बाहर गए हैं। जैसे ही उसने घोड़े की हिनहिनाहट सुनी और जो देवकुमार ने उस द्वारपाल को आदेशात्मक स्वर में कहा था कि द्वार खोला जाए, तो उसने समझा कि यही सम्राट विक्रमादित्य हैं। सो उसने तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दिया। नगर में प्रवेश करने के पश्चात अब देवकुमार द्वारपाल को आदेश देते हुए कहता है कि द्वारपाल, इस समय तो चोर मेरे चंगुल से छूट करके भाग गया है, लेकिन छूट कर भी कहाँ जाएगा, आज नहीं तो कल तो अवश्य पकड़ ही लिया जाएगा। लेकिन तुम इतना ख्याल करना कि हो सकता है मेरे पीछे पीछे वह चोर आए और तुम्हें सम्राट विक्रमादित्य बताए और नगर के अंदर प्रवेश करना चाहे, तो तुम उसके लिए द्वार हरगिज भी मत खोलना। द्वारपाल को यह आदेश देकर के वह देवकुमार, जो इस समय सम्राट विक्रमादित्य बन बैठा है, वह नगर के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर राजा के घोड़े को महल के करीब ही छोड़ देता है और स्वयं अदृश्य रूप में राजा के वस्त्र और आभूषण और राजा की तलवार को लिए काली वेश्या के यहाँ पर पहुँच जाता है। घर पहुंचकर वह काली वेश्या को संपूर्ण वृत्तांत सुनाता है कि किस तरह से उसने राजा को भी छल दिया है। पूरी बात सुनकर काली वेश्या प्रसन्न भी हो रही है किंतु डर भी रही है। अभी उसके मनोभाव बड़ी ही अजीब स्थिति में हैं। वह समझ नहीं पा रही कि वह उस चोर के पराक्रम की प्रशंसा करे अथवा आगामी परिणाम से भयभीत हो जाए कि जब इसने राजा को भी छल दिया, और ऐसा राजा जो कि इतना पराक्रमी है कि जिसने खप्पड़ जैसे चोर को भी यमलोक पहुंचा दिया था, उसको भी परास्त कर दिया, ऐसे महान पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य को इसने छल दिया है। किंतु आज नहीं तो कल इसका भयंकर परिणाम तो अवश्य ही आने वाला है। किंतु फिर भी इस समय वह उस चोर शिरोमणि के पराक्रम और साहस से अत्यंत प्रभावित हो गई थी। इसीलिए उसने प्रशंसा करते हुए कहा कि सचमुच तुम्हारा दुस्साहस बड़ा ही गजब का है, तुम्हारा पौरुष, तुम्हारा पराक्रम सचमुच ही प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। इधर देवकुमार ने काली वेश्या से कहा कि अब मुझे तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं तो निश्चिंत होकर के सोता हूँ और अब देखते हैं क्या अंजाम होता है। लेकिन मैं ज़रा भी भयभीत नहीं हूँ और मैं तुम्हें भी भयभीत न होने की ही सलाह देता हूँ। मैं निश्चिंत होकर के सोता हूँ। अब क्या परिणाम घटित होता है उसको तो हम समय आने पर ही देखेंगे। इधर काली वेश्या अजीब से मनोभावों में है, कशमकश में है कि सचमुच आगे क्या होने वाला है। काली वेश्या अपनी अलग ही उलझन में है, किंतु देवकुमार तो निश्चिंत होकर के चादर तानकर सो गया, इस चेतावनी के साथ कि अब मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो कुछ करना था वह मैं संपन्न कर चुका हूँ। काली वेश्या देवकुमार के इस वक्तव्य को समझने का प्रयास कर रही है। इधर सम्राट विक्रमादित्य का क्या हुआ ज़रा ये भी तो देख ले। जब वे कुएं के अंदर कूदे और उन्होंने हाथ पांव मारे उस चोर को पकड़ने के लिए, किंतु चोर तो कहीं पर भी नज़र नहीं आया। कुएं के अंदर तो कोई मनुष्य नहीं था। हाथ पांव मारने पर उनके हाथ में सिर्फ छोटे और बड़े पत्थर ही हाथ लगे। थक हार कर निराश होकर के सम्राट कुएं से बाहर निकले। लेकिन यह क्या, कुएं से जैसे ही बाहर निकलकर अपने वस्त्रों को खोजते हैं तो वहाँ तो उनके वस्त्र ही नहीं हैं, ना उनके आभूषण हैं, ना ही उनकी वह तलवार है, और जब नज़र डाली तो उनका घोड़ा भी गायब है। समझ गए कि हो न हो मुझे उस चोर ने छल दिया है। लेकिन अब क्या किया जाए। उसी अवस्था में गीले सर्दी के रात में वे द्वार तक पहुँचे और द्वारपाल से कहा कि द्वारपाल, द्वार खोलो, मैं सम्राट विक्रमादित्य हूँ। उस चोर ने मुझे छल दिया और मेरा घोड़ा, मेरा तलवार, मेरे वस्त्र आभूषण लेकर के भाग गया है। उस चोर ने मुझे भी धोखा दे दिया है, मुझे भी छल दिया है। लेकिन द्वारपाल भला राजा के लिए क्यों द्वार खोलता। वह राजा को इस तरीके से, इस रूप में
अपेक्षा ही नहीं कर सकता था, वह सोच भी नहीं सकता था कि राजा की ये दशा हो सकती है। उसने तो यही समझा कि हो न हो यही चोर है, और फिर उसे देवकुमार ने पहले ही चेतावनी जो दे रखी थी कि मेरे पीछे वही चोर आएगा और अपने आप को सम्राट विक्रमादित्य बताएगा। देवकुमार की चाल बड़ी ही सटीक थी, युक्ति युक्त थी, वही घटित हुआ। इसीलिए द्वारपाल ने उस सम्राट विक्रमादित्य से, जो कि जिसे कि वह चोर समझ रहा है, उनको कहा कि अच्छा, तो तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो। हमारे सम्राट विक्रमादित्य तो कब के नगर में जा चुके हैं, तुम वही चोर हो। मैं तुम्हारे लिए हरगिज ये द्वार नहीं खोलूँगा। द्वारपाल की ये बात सुनकर सम्राट हताश हो गए, किंतु फिर भी उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहने लगे, द्वारपाल, मैं ही तुम्हारा राजा विक्रमादित्य हूँ। इस समय मैं कुछ अधिक नहीं बता सकता। अवसर आने पर मैं तुम्हें सारा रहस्य खोल दूंगा, सारी बात बताऊंगा, किंतु इस समय तुम सबसे पहले ये द्वार खोलो। जैसे ही राजा ने द्वारपाल से रिक्वेस्ट करी, लेकिन द्वारपाल भी अपनी बात पर अडिग था। उसने कहा, अब ज़्यादा बकबक मत करो, तुम चोर हो, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, और अब भी अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारा ये पत्थर से सिर फोड़ दूंगा। क्या किया जा सकता था? द्वारपाल अपनी बात पर अडिग है, वह किसी भी कीमत पर द्वार खोलने को तैयार नहीं है। ऐसी अवस्था में राजा को उसी अवस्था में वहीं पर द्वार के एक कोने पर बैठ जाना पड़ा, और सारी रात ठंड से ठिठुरते रहे वे राजा, किंतु उनके लिए द्वार नहीं खुला। किसी तरह रात्रि व्यतीत हुई। इधर भोर होते ही प्रमुख मंत्रियों ने देखा कि राजा साहब कहाँ हैं। महल के बाहर नज़र दौड़ाई तो पता लगा कि महल के बाहर उनका घोड़ा खड़ा है, लेकिन राजा का कोई पता नहीं। राजा अपने शयन कक्ष में भी नहीं है। इधर उधर भी खोज कराई, लेकिन राजा का कहीं पता नहीं लग रहा। सभी मंत्रीगण इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के परस्पर विचार करने लगे। एक मंत्री साहब कहते हैं कि हो न हो कहीं राजा के घोड़े ने राजा को गिरा दिया हो और उनको गिरा करके स्वयं भाग करके अपने स्थान पर आ गया हो। दूसरे मंत्री ने कहा, यह भी तो संभावना बनती है कि उस चोर ने राजा को परास्त कर दिया हो, राजा को कहीं मार दिया हो और घोड़े को यहाँ पर भेजा हो हम सबको चुनौती देने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारे राजा को, सम्राट विक्रमादित्य को परास्त कर दिया है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सभी लोग कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ये खाली घोड़ा है, लेकिन राजा नहीं है, तो राजा साहब गए कहाँ पर? कुछ भी हो, राजा की खोजबीन तो करनी ही है, क्योंकि राजा के बिना तो सब कुछ निष्प्राण है। सभी प्रमुख मंत्रीगण इकट्ठे होकर के पूरे नगर में राजा की खोज कर रहे हैं, और खोज करते करते जब नगर के तीनों द्वारों पर उन्होंने पूछताछ करी, कुछ पता नहीं लगा। नगर के चौथे द्वार पर पहुँचे, जहाँ पर रात्रि को ये सारा वाकया घटित हुआ था। उस द्वारपाल के पास पहुँचे और उनसे जब पूछताछ की गई, तब द्वारपाल ने कहा कि हाँ, सम्राट यहाँ पर कल पधारे थे, लेकिन वे तो थोड़ी ही देर बाद में वापस अपने राजमहलों में चले गए। अब तो वे अपने शयन कक्ष में ही होंगे। आप अच्छी तरह से जाकर के पुनः खोजबीन कीजिए। जैसे ही ये बात सुनी, अमात्य ने कहा कि नहीं द्वारपाल, राजा अपने शयन कक्ष में नहीं है, और महल के बाहर उनका घोड़ा भी सूना ही है। उसने राजा को वहाँ पर नहीं छोड़ा है, घोड़ा अकेला ही वहाँ पर आ गया है। इसीलिए हो न हो कहीं ये उस चोर की ही तो कारस्तानी नहीं है। मंत्री इस अनुमान से इस निश्चय पर पहुंच पा रहे हैं कि कहीं उस चोर ने राजा को भी ठग तो नहीं लिया है। द्वारपाल से जब उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि नहीं, ये कहीं वही चोर ने ही ये सब कारनामा किया है, अब तो द्वारपाल का भी माथा ठनक गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो रात की सारी घटनाओं को रिकलेक्ट करने की कोशिश करता है और फिर कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब जो घोड़े पर सवार होकर के आया था वे सम्राट विक्रमादित्य नहीं थे, वह वही छलिया चोर था। तब तो फिर हमारे सम्राट विक्रमादित्य, मैंने उन्हें नगर में प्रवेश नहीं करने दिया, वे तो नगर के द्वार के बाहर ही होंगे। मंत्रियों ने तुरंत द्वार खुलवाया, और द्वार खुलवाया तो देखा कि द्वार के एक कोने में सम्राट विक्रमादित्य
ठिठुरते हुए वहीं पर कांपते हुए से बैठे हैं। राजा की ये दशा देखकर सभी लोग चकित थे, हैरान थे, दुखित भी थे और तुरंत ही पूछ बैठे कि राजा साहब आपकी ये दशा कैसे हो गई। सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले दूसरे वस्त्र तो लाओ। दूसरे वस्त्र लाए गए और फिर उनको राजमहल में लेकर के गए। राजा ने सब कुछ बताया, किंतु अब चोर के विषय में क्या करना है, इस बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। दिन भर राजा ने राजसभा का सामान्य रूप से संचालन किया और रात्रि के समय में उन्होंने अपने कुछ प्रमुख मंत्रीगणों की, अमात्य की, महामंत्री बुद्धिसागर की एक मंत्रणा सभा का आयोजन किया और उस विशेष सभा के अंदर अब चूंकि उस चोर ने राजा को भी छल दिया है, राजा के भी वस्त्र, आभूषण, तलवार लेकर के वह फरार है, तो राजा साहब को भी जो चकमा दे गया, ऐसे उस पराक्रमी और दुस्साहसी चोर के लिए अब क्या किया जाए। अब ऐसी कौन सी युक्ति होती है, अब ऐसे कौन सा उपाय शेष बच जाता है कि जिससे उस चोर को पकड़ा जा सके। इस बारे में विशेष सभा का आयोजन होने वाला है रात्रि के समय में। अब उस विशेष सभा में क्या निर्णय लिया जाता है, देव कुमार अब भी पकड़ में आ पाता है या नहीं आ पाता, क्योंकि पहले भी ये संभावना जताई गई थी कि जब राजा स्वयं मैदान में आ चुके हैं, राजा उस चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो निश्चित है कि सम्राट विक्रमादित्य तो उस चोर को पकड़ ही लेंगे, किंतु राजा को भी चकमा दे गया। ऐसा वह पराक्रमी चोर जो कि सचमुच उन्हीं का अंगजात है, उन्हीं का सुपुत्र है, किस तरह से पिता और पुत्र का मिलन हो पाता है। कहानी बड़ी ही रोचक होती जा रही है, लेकिन हम अपनी इस जिज्ञासा को अभी यहीं पर शांत करते हैं, क्योंकि आगे क्या होगा, राजा अब उस विशेष सभा में क्या निर्णय लेते हैं, इसको हम सुनते हैं समय आने पर। आज इतना ही। ओम शांति, जय हो।